हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं जो लेसन 6 का एक टॉपिक रह गया था, वो था डेटा टाइप्स। आज मैं आपको इस वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा जो कि C++ में यूज़ होते हैं। ठीक है। सो आज के जो नोट्स होंगे वो थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, बिकॉज मैंने इसका लेवल इसलिए हार्ड किया है क्योंकि अगर आप इसको आगे कवर करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको आज ही समझ लोगे ना तो आगे चल के आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट नज़र आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ना तो आप इसको शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। 33% सिर्फ देख रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी के 67% बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहे हैं। चलो खैर, बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की जो कि C++ में है। तो फर्स्ट मैं बात करूँ इसके डिफ़ाइन की, तो आप इसके डिफ़ाइन को ध्यान से समझना कि जो डेटा टाइप्स होते हैं इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। तो इसकी डिफ़ाइन क्या दी हुई है, और वेरिएबल्स यूज़ डेटा टाइप। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सभी किसका यूज़ करते हैं, डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, कब करते हैं इसका यूज़, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब जो डेटा टाइप होगा वो क्या काम करेगा, यहाँ लिखा है कि टू रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर। जिस टाइप का आपने वेरिएबल बनाया है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको वो प्रतिबंध लगाएगा कि जिस टाइप का तूने वेरिएबल बनाया है उसी टाइप की तो वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है। Therefore, we can say that data types are used to tell the variables the type of data it can store. तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा प्रकार है इसका हम जो यूज़ करते हैं वो वेरिएबल को बताने के लिए करते हैं कि हाँ भाई तो इस प्रकार का डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है तो आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करोगे। अगर आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाए हैं तो आप फ्लोट टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करोगे। तो यहाँ पे जो टाइप होता है वो हर एक वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट करता है कि इस वैल्यू को तुम स्टोर कर सकते हो। बात करूँ हिंदी में तो इसमें ये लिखा है कि सभी चर डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए घोषणा के दौरान डेटा प्रकार का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेटा प्रकार का उपयोग चर को यह बताने के लिए किया जाता है कि यह किस प्रकार का डेटा संग्रहित कर सकता है। जो यहाँ पे लाइंस इंग्लिश में लिखी है मैं आपको उसी को हिंदी में समझा दूंगा, तो मुझे नीचे हिंदी वाला पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो वैसे भी समझ जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि वेन एवर अ वेरिएबल इज डिफाइंड इन C++, यानी कि हम जब भी C++ के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, द कंपाइलर एलोकेट्स सम मेमोरी फॉर दैट वेरिएबल बेस्ड ऑन द डेटा टाइप विथ विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो जो कंपाइलर होता है वो उस वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी को एलोकेट करता है जो कि उसके डेटा टाइप पे बेस्ड होती है। अगर इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है तो जो वेरिएबल का जो साइज़ होगा वो भी 2 बाइट्स का ही होगा। ठीक है। यानी कि जो भी मेमोरी एलोकेशन होती है वो डिपेंड करता है उसका टाइप पे। ठीक है। अगर फ्लोट का साइज़ 4 बाइट है तो वेरिएबल 4 बाइट का ही बनेगा। ठीक है। और एक कब साइज़ एलोकेट करता है, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। एवरी डेटा टाइप रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो ये बात यही बोल रहा है ना कि जो भी डेटा टाइप्स होता है सबका टाइप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो डेटा टाइप्स इन C++ इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिसको हम बेसिक भी बोलते हैं। सेकंड आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड थर्ड आता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। तो यहाँ सिंपली क्लासीफाई कर दिया। तो आज के हम वीडियो में सिर्फ यही सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है डेटा टाइप्स। तो फर्स्ट आएगा प्रिमिटिव, यूज़र डिफाइंड एंड डिराइव्ड। जो प्रिमिटिव होता है इसमें हम 4 पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इंटीजर, करैक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट। एंड यूज़र डिफाइन में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एनुमरेशन। एंड डिराइव में पढ़ेंगे हम एरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस। ठीक है। तो इतने ही हम आज डिस्कस करेंगे। आप इनके नोट्स अच्छे से बना लेना क्योंकि टाइप पे डिपेंड होती है पूरी लैंग्वेज।
ओके, सो फर्स्ट यहाँ बात करता हूँ मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बेसिक। तो इसकी डिफाइन से बात करूँ, दिस डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि जो प्रिमिटिव होते हैं कि वो डेटा टाइप्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं, ठीक है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूज़र टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। और इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इन टाइप को यूज़ करने के लिए हमें किसी और की हेल्प की नीड नहीं होगी, हम इसको डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एग्जांपल दे रखा है इंट, कैर, फ्लोट एंड बुल, ठीक है। ये सभी कीवर्ड्स हैं। जो इंट होता है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कैर होता है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो फ्लोट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बुल है वो बूलियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सभी क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर इसको आप फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। फर्स्ट आता है इंटीजर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कीवर्ड यूज्ड फॉर इंटीजर डेटा टाइप्स इज इंट। इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, इंट होता है। सेकंड बोल रखा है कि इंटीजर टिपिकली रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस एंड रेंज फ्रॉम, तो माइनस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, यहाँ से लेकर और प्लस के यहाँ तक। बाकी नंबर सारे सेम है, बस जो लास्ट नंबर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंटीजर का जो साइज़ बोला हुआ है वो है 4 बाइट्स, यानी कि अगर शॉर्ट इंट लिखेंगे तो वो 2 बाइट स्पेस लेगा, अगर इंटीजर लिखेंगे तो वो 4 बाइट स्पेस लेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करता हूँ करेक्टर की। जो करेक्टर डेटा टाइप होता है इसका हम यूज़ करते हैं करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करने के लिए हम करेक्टर का यूज़ करते हैं। जो करेक्टर का साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है, और इसकी जो रेंज होगी वो -128 to 127 तक होती है, और जो सेकंड रेंज है वो है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। सो यहाँ पे रेंज डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज है ये आपको दे रखी है साइन की, और ये दे रखी है आपको अनसाइन की। जो साइन होता है वो माइनस वैल्यू भी लेता है और प्लस वैल्यू भी लेता है, और जो अनसाइन होता है वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करता हूँ बूलियन। सो बूलियन डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर स्टोर बूलियन और लॉजिकल वैल्यूज़, ठीक है। सो जो बूलियन डेटा टाइप्स होता है वो बूलियन वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए बूलियन वेरिएबल कैन स्टोर इधर ट्रू और फॉल्स, यानी जो बूलियन वेरिएबल्स की जो वैल्यू स्टोर हो सकती है या तो वो ट्रू में होगी या फिर वो फॉल्स में होगी। और इसका जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, बुल होता है, ओके। सो मैं लास्ट प्रिमिटिव के टाइप की बात करता हूँ जो है फ्लोटिंग पॉइंट। जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है इसका हम यूज़ करते हैं सिंगल प्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ और डेसिमल वैल्यूज़, यानी कि जो वैल्यूज़ पॉइंट वाली होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट टाइप का यूज़ करते हैं। सो इसका जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, वो फ्लोट होता है, ठीक है। और ये जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है वो करता है 4 बाइट। ये आपको ये साइज़ ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वॉइड की। ये भी आपका प्रिमिटिव का टाइप है, ठीक है। ये आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में आपको ये बताया हुआ है। वॉइड मीन्स विदाउट एनी वैल्यू, कोई वॉइड की कोई वैल्यू नहीं होती। वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ वैल्यूलेस एंटिटी, ठीक है। जो वॉइड होता है वो एक वैल्यूलेस एंटिटी होती है। वॉइड डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर दोज फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। जो भी फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना नहीं चाहता उस केस में हम वॉइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉइड एक नॉन रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो वॉइड मतलब का देखो सिंपल सा याद रखना, वॉइड का हमेशा तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी ब्लॉक के अंदर प्रिंट आउट या सी आउट का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आपको वॉइड का यूज़ नहीं करना, आप वहाँ पे कोई भी टाइप का यूज़ करते हो, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, तब आप उस केस के अंदर ब्लॉक के अंदर आप यूज़ करोगे रिटर्न कीवर्ड का, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है वो है डेटा मॉडिफायर्स। एज द नेम इम्प्लाइज डेटा टाइप मॉडिफायर्स आर यूज्ड विद द बिल्ट इन डेटा टाइप्स टू मॉडिफाई द लेंथ ऑफ डेटा दैट ए पर्टिकुलर डेटा टाइप कैन होल्ड। जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है कि आपको जो डेटा टाइप मॉडिफायर्स होते हैं
इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो भी टाइप की लेंथ होती है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम किस डेटा टाइप की लेंथ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन टाइप की जो लेंथ होती है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफायर्स की। सो सी प्लस प्लस में कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं। सो इसमें हम 4 मॉडिफायर यूज़ करेंगे, साइन, अनसाइन, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो साइन होता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं इंटीजर और कैर के अंदर। जो अनसाइन होंगे इसका भी हम यूज़ इंटीजर और कैर में कर सकते हैं। और जो लॉन्ग है इसका हम यूज़ करेंगे इंटीजर और डबल के अंदर। और जो शॉर्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे इंटीजर के अंदर। ठीक है, आप नीचे एक टेबल देख लो, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट आता है इंट। आपको जो यहाँ पे इंट कीवर्ड है वो इंटीजर टाइप का है जो 16 बिट को स्टोर करता है। अगर हम इसको बाइट में कैलकुलेट करें तो 2 बाइट। ठीक है, तो आपका जो इंट है वो 2 बाइट स्पेस एलोकेट करता है। आप इन सबको 8 से डिवाइड करोगे तो आपका जो ये साइज़ है वो आपका बाइट में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रेंज दे रखी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। और जो अनसाइन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करता है। अगर आप दोनों को प्लस कर लोगे तो आपका पॉजिटिव में आंसर यही आएगा। ठीक है, ऐसे साइन इंट दे रखा है। ओके, फिर आपको शॉर्ट इंट दे रखा है, फिर आपको अनसाइन शॉर्ट इंट दे रखा है, फिर साइन शॉर्ट इंट दे रखा है, फिर लॉन्ग इंट दे रखा है, फिर अनसाइन लॉन्ग इंट दे रखा है। तो ऐसे कई आपको रेंज और साइज़ दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये टेबल को याद कर लेना है। मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूँ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की। सो जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं। डिफाइन क्या बनेगी कि जो टाइप यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो इसके अंदर हम 4 टाइप को यूज़ करने वाले हैं। सो फर्स्ट आता है यहाँ पे क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनमरेशन आएगा। तो हम चारों का यूज़ करते हैं किसके अंदर, यूज़र डिफाइंड के अंदर। ओके, सो हम पहले फर्स्ट बात करते हैं क्लास की। तो क्लास का मीनिंग क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास। यानी जिस भी लैंग्वेज के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो ये जो क्लास का जो टॉपिक है वो किसका डिफाइन किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, इसकी डिफाइन बनती है कि इट इज़ ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which holds its own data members and member function which can be accessed and used by creating an instance of the class। इंस्टांस हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्लास क्या करता है कि जो डेटा मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको एक साथ होल्ड करके रखता है। उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं जो मेंबर फंक्शन बनाए गए हैं उनको एक्सेस करने में। ठीक है, अ क्लास इज़ लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि जो क्लास होते हैं वहाँ सारे सिमिलर आइटम्स होती हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो ये आपको चैप्टर में 9 में समझ आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लास होगी वो सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इसलिए क्लास को ब्लूप्रिंट बोला जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। सो नेक्स्ट बात करता हूँ इसका सिंटैक्स की कि हम क्लास को प्रोग्राम में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड का यूज़ करना होगा, देन उसके बाद आपको क्लास का एक नेम लिखना है, फिर आप इसका ब्लॉक शुरू करोगे। ओके, तो इसके 2 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं क्लास के, वैसे 3 होते हैं लेकिन हम बेसिकली 2 यूज़ करने वाले हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट क्या होता है, जो डेटा को हाइड करके रखता है। तो यहाँ पे हम डेटा मेंबर बना सकते हैं और मेंबर फंक्शन को भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो करते हैं हम डेटा मेंबर का। ठीक है, यानी कि हम प्राइवेट के अंदर हमेशा डेटा मेंबर बनाते हैं। और जो सेकंड है पब्लिक। तो पब्लिक होता है जो डेटा को शेयर करता है अदर क्लासेस के साथ, अदर क्लासेस के साथ या फिर आउटसाइड द क्लास। यहाँ पे हम बेसिकली दोनों चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं मेंबर फंक्शन का। ठीक है, यानी प्राइवेट में हम यूज़ करेंगे डेटा मेंबर का और पब्लिक का हम यूज़ करेंगे मेंबर फंक्शन के लिए। ठीक है, और मेंबर फंक्शन का यूज़ करते हैं हम पब्लिक के लिए। ठीक है, सो जो प्राइवेट होता है वो क्लास के अंदर ही रहता है, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होता।
और जो पब्लिक होता है वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्लास का ब्लॉक बंद करोगे, जब भी आप क्लास को शुरू करोगे और आप इसका जो ब्लॉक बंद करोगे तो लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं करोगे तो आपकी क्लास वहाँ पे बंद नहीं होगी, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपने एरे वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि एरे में क्या होता है कि वो सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, वो भी मल्टीपल वैल्यूज़ को। तो स्ट्रक्चर भी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ए स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी और C++। A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type। डिफरेंट टाइप को आप ग्रुप बना के आप इसको सिंगल टाइप में यूज़ कर सकते हो। ये आपकी हेल्प कौन करेगा, वो स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जो कीवर्ड का यूज़ करोगे उसका नाम होगा स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, तो मैंने बुक नाम से लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ मैंने कैर, इंट और फ्लोट तीनों का यूज़ किया है। तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, लेकिन मैंने तीनों का यूज़ कहाँ किया है, स्ट्रक्चर में किया है। तो ये मेरी पूरी क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी जो डिफरेंट टाइप्स का ग्रुप बनाता है और सबको एक ही टाइप में स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो जैसे कैर मैंने जो यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है बुक के नेम के लिए, और मैं इसका साइज़ दे सकता हूँ 50। ठीक है, और जो मैंने इंटीजर यूज़ किया है वो मैंने किया है बुक के प्राइस के लिए, जिसका साइज़ क्या होगा 5। और जो मैंने फ्लोट यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है पेज नंबर के लिए, जिसका साइज़ क्या होगा 10। ठीक है, आप इसके साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम बात यहाँ पे आती है कि जो भी यूज़र डिफाइंड टाइप होता है सबको आप जो टर्मिनेट करोगे वो आप सेमीकोलन से ही करोगे, जो मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट बात करता हूँ यूनियन की। सो यूनियन सेम होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, इसमें बोला है कि यूनियन इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इन यूनियन ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। तो यूनियन क्या है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के जो मेंबर्स हैं, वो सारे सेम मेमोरी को करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। सो एग्जांपल क्या है कि जब भी आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप की यूनियन बनानी हो तो आप यूज़ करोगे यूनियन कीवर्ड का, एंड आगे आप यूनियन का नेम लिखोगे। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया है स्ट्रक्चर यूनियन का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सिर्फ साइज़ का। ठीक है, कैसे, मान लो कि जो कैर है वो 1 बाइट स्पेस एलोकेट करता है, इंट करता है 2 बाइट एंड फ्लोट करता है 4 बाइट। यानी कि जो यूनियन होगा यहाँ पे जो टोटल स्पेस एलोकेट करेगा वो कितना करेगा, 4। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर का बताता हूँ। स्ट्रक्चर में भी सेम है कि जो कैर होगा वो 1 बाइट लेगा, इंटीजर 2 बाइट लेगा एंड फ्लोट 4 बाइट लेगा। तो जो स्ट्रक्चर टोटल जो बाइट एलोकेट करेगा सबके टाइप्स के लिए वो अलग अलग करेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का पूरा साइज होगा वो होगा 7 बाइट। ओके, क्योंकि 1 to 4 ये 7 बाइट स्पेस एलोकेट करेगा। अगर मैं बात करूँ यूनियन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल साइज एलोकेट करेगा वो लार्जेस्ट मेंबर का ही साइज एलोकेट करेगा, यानी कि इसका जो साइज़ होगा वो होगा 4। क्योंकि यूनियन क्या करता है कि जो लार्जेस्ट मेंबर होता है उसका जो साइज़ होता है वो इतना ही स्पेस एलोकेट करता है। उतना साइज़ एलोकेट करने के बाद सभी उस मेमोरी को शेयर करते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर नहीं करता है। स्ट्रक्चर हर मेंबर के लिए अलग से एड्रेस एलोकेट करता है, लेकिन जो यूनियन है वो सबके लिए एक ही साइज़ एलोकेशन करेगा जिसका साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, सो यूज़र डिफाइन का जो लास्ट टाइप आता है वो आता है एनुमरेशन। एनुमरेशन क्या होता है, इसको हम एनम भी बोलते हैं। यह भी एक तरह का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है C++ में। इट इज़ मेनली यूज टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। इसका जो मेन यूज़ होता है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको नेम असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। द नेम्स मेक ए प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो नेम्स होंगे उससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम को ईजी से रीड कर सकते हैं और हम इसको अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दे रखा है कि एनम यूज़ करते हैं एनिमरेटेड टाइप बनाने के लिए। तो मैंने इसका नेम लिया है कलर, तो मैंने यहाँ पे कलर लिखा है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जब भी ये चीज़ एक्सेस होगी तो जो रेड का जो कांस्टेंट होगा वो होगा 0,
ग्रीन का होगा 1 एंड ब्लू का होगा 2। ये जो इंडेक्स वैल्यू है, जो इसका जो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं, तो इसलिए जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी। तो रेड को जो मिलेगा नंबर वो 0 मिलेगा, ग्रीन को 1 एंड ब्लू को 2। अगर आप चाहते हो कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर असाइन करो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे एनम कलर। अगर आपको रेड का करना है, चलो रेड छोड़ देते हैं, अगर आपको ग्रीन का करना है 3 तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो रेड का बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर असाइन होगा वो होगा 0 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होती है। वो 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 नहीं लेगा, क्योंकि हमने 3 पहले से ही एलोकेट करवा दिया है। वो 3 के बाद कोई भी नंबर और ले सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिराइव्ड डेटा टाइप्स की, जो कि आपका लास्ट टाइप है डेटा टाइप्स का। देखो जो डिराइव्ड होते हैं वो किसी से मिलके बने होते हैं, यानी कि इनका कोई खुद का कोई वजूद नहीं होता, ये अपने आप कभी नहीं बन सकते। इनको बनाने के लिए किसी और टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफाइन लिखी है वो ये लिखी है कि द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स होंगे वो प्रिमिटिव और बिल्ट इन से मिलके बने होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 पढ़ने वाले हैं। तो 4 कौन कौन से हैं, फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर है और रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो एरे और पॉइंटर हमने लेसन सेकंड में पढ़ लिया था, एक बार हम इसको फिर से देख लेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ फंक्शन की, ठीक है। जो फंक्शन है वो चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता तो आपको चैप्टर नंबर 8 में ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और प्रोग्राम सेगमेंट दैट इज डिफाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। देखो जो फंक्शन है वो एक प्रोग्राम का पार्ट ही होता है जो डिफाइन किया जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ए फंक्शन इज जनरली डिफाइंड टू सेव द यूज़र फ्रॉम राइटिंग द सेम लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन फॉर द सेम इनपुट। हम जो फंक्शन बनाते हैं वो यूज़र का टाइम और मेमोरी दोनों को सेव करने के लिए, हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो अगर हम एक ही लाइन को बार बार लिखेंगे तो वो साइज़ भी अलग से एलोकेट करेगा और जो यूज़र का जो टाइम होगा वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी और टाइम दोनों बचे तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो प्रोग्राम का पार्ट ही होता है जो हमारी मेमोरी और टाइम दोनों को बचाता है, ठीक है। All the lines of code are put together inside a single function and this can be called anywhere required। जब भी आप फंक्शन को बना लेते हो तो आप इसको प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो या कहीं पे इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेन फंक्शन इज़ ए डिफ़ॉल्ट फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड इन एवरी प्रोग्राम ऑफ C++। ये मैंने बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो सबसे मेन फंक्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन ही होता है, क्योंकि विदाउट मेन फंक्शन हम प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर हमें किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल भी करना होगा तो हम इसको कहाँ पे कॉल करेंगे, मेन फंक्शन में ही कॉल करेंगे, ठीक है। सो इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले हम लिखेंगे इसका रिटर्न टाइप। अगर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है तो किस टाइप में करनी है, इंट में करनी है, फ्लोट में करनी है, आप वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो आप यूज़ करोगे वॉइड का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखोगे, जो भी आप नेम लिखोगे यहाँ पे वह फंक्शन का नेम बन जाएगा। फिर आप पैरामीटर्स यूज़ करोगे, ठीक है। पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको लेसन 8 में समझ आ जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे बॉडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बॉडी, यानी कि आप जो फंक्शन बना रहे हो आप इसके अंदर कौन कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या आप इसके अंदर क्या सी स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो, वो चीज़ हम इसकी बॉडी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं सेकंड बात करता हूँ एरे की। तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप्स जो कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करता है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स होगा टाइप, फिर एरे का नेम, फिर साइज ऑफ एरे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने लेसन सेकंड में बताया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ फिर से समझनी है तो आप लेसन सेकंड की वीडियो ओपन करके आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। सो मैं थर्ड बात करता हूँ पॉइंटर की। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर भी खुद एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, वो सिर्फ दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को ही होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का जो सिंटैक्स होगा वो ये होगा, डेटा टाइप, एस्टरिस्क और वेरिएबल का नेम।
ठीक है, हम टाइप और वेरिएबल नेम यूज़ करते आए थे, बस आप अगर वेरिएबल नेम के आगे स्टार लगा दोगे तो आपका वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, सो मैं लास्ट बात करता हूँ रेफरेंस वेरिएबल की। तो एक होता है पॉइंटर वेरिएबल, एक होता है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल किसी के एड्रेस को होल्ड करता है, लेकिन जो एड्रेस होल्ड करवाता है वो करवाता है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस, तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इस % साइन का। % बोल सकते हो या आप इसको एंड बोल सकते हो। इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। सो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स होगा वो उसके लिए एक अल्टरनेटिव नेम बन जाएगा। ठीक है, ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बाय पुटिंग % इन द डिक्लेरेशन। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए आपको % का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने पॉइंटर का देखा था सेम वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। सबसे पहले आप इसको लिखोगे टाइप, फिर %, फिर उसका नेम। ठीक है, बस आपको वेरिएबल नेम के आगे % का यूज़ करना है, तो आपका वो क्या बन जाएगा, वो आपका एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपका चैप्टर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नज़र आता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए या आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डेटा टाइप्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो आगे आपके चैप्टर में भी आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।